नमस्कार। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे पहली तारीख को, जिस दिन आपके पास सैलरी आती है, वैसे पहली तारीख को आती नहीं है लेकिन जब भी आती है तो उस दिन से लेके मंथ के एंड तक आप अपनी सैलरी को कैसे बेस्ट तरीके से सेव, मैनेज और इन्वेस्ट करें, जिससे ओवरऑल आपके पास ज्यादा से ज्यादा पैसे समय के, महीने के अंत में बच सके और ओवर द ईयर्स आप ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकें, अपनी और अपनी फैमिली को ज्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ दे सकें। सो मंथ बाय मंथ, स्टेप बाय स्टेप फाइनेंशियल प्लानिंग आपको अपनी सैलरी के साथ कैसे करनी चाहिए जानेंगे इस वीडियो में। और इसके बाद मेरी उम्मीद है कि आप खुद अपनी सिंपल DIY फाइनेंशियल प्लानिंग हर महीने, हर साल, पूरी जिंदगी लगातार कर सकेंगे। दिस इज प्रांजल कामरा। शुरू करते हैं खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग। देखो, इस वीडियो में जो मैं बताने वाला हूं ना, वो रेफरेंस के लिए है, लेकिन हर किसी पे एग्जैक्टली वो वैसे ही लागू हो जाएगा ये सही नहीं है। तो अपनी सिचुएशन को आप मुझसे बेहतर समझते हो, तो उसके हिसाब से डिसीजंस लेना। इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूं वो सारी चीजें वो हैं जिनमें मैं जेन्युइनली सच में बिलीव करता हूं। इसमें स्पॉन्सर्ड कंटेंट भी आपको मिलेगा, ये ट्रांसपेरेंसी के लिए जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी आ जाए और वो हमसे स्पॉन्सरशिप ले सकता है, क्योंकि मैं फाइनेंस कंटेंट बनाता हूं ना। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, लोगों की जिंदगी खराब हो सकती है या लोगों की जिंदगी बन सकती है। इसीलिए इस चैनल पे कभी भी मैंने उल्टे सीधे प्रमोशंस नहीं किए। कोई क्रिप्टो नहीं, कोई क्रिप्टो ऐप नहीं, कोई IPOs नहीं, इस तरह की वीडियोस नहीं करता हूं मैं। तो बहुत सिलेक्टिवली मैं उन ब्रांड्स के साथ काम करता हूं जिनके साथ ना मुझे मजा आता है, जिनके साथ शायद मैं स्पॉन्सर्ड कंटेंट ना भी हो तो भी मैं उन्हें प्रमोट कर दूं, इस तरह के ब्रांड्स के साथ। तो ये ट्रांसपेरेंसी बस मैं आपके साथ रखना चाहता था। देखो, मैं जब शुरुआत में अभी जब कुछ बातें करूंगा ना, उसमें से कुछ चीजें आपको या तो बोरिंग लगेंगी या लगेंगी ये तो घिसी पिटी है, हमको ये नहीं करना, हमको तो पैसा कमाना है। मेरी बात मानना और ध्यान रखना कि फाइनेंस में ना हमेशा बोरिंग चीजें ज्यादा काम आएंगी। जो बहुत फैंसी लगेंगी या बहुत नई नई लगेंगी ना, वो चीजें उल्टा आपको भारी पड़ेंगी। आप एग्जांपल्स ले लो ना, जब क्रिप्टोज बहुत फैंसी लग रहे थे, क्रिप्टो ऐप्स आ रहे थे, नुकसान हुआ। बाय नाउ पे लेटर कार्ड्स, गड़बड़ हुई। फाइनेंस में इनोवेशन ना कई बार बहुत डेंजरस होता है। जो जितनी चीज बोरिंग लगे, समझ लेना वो उतनी जरूरी है। ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन फाइनेंस में मोस्टली बोरिंग वर्क्स। और अपनी बोरिंग चीजें, अपनी बेसिक्स सही रखना। सीधा लालच में आके इधर उधर ट्रेडिंग में मत फंसना। स्टेप 1 इन्वेस्टिंग, बिल्कुल नहीं। आपको कोई कितना भी बोले स्टेप 1 इन्वेस्टिंग नहीं हो सकता। स्टेप 1 होना है खुद की लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना। एसेट्स तभी क्रिएट होंगे जब लाइबिलिटी पे ऑफ होगी। और सबसे महंगी लाइबिलिटी पता है, जो अगर टाइम पे ना पे कर पाओ तो बहुत भारी पड़ती है, वो है क्रेडिट कार्ड बिल्स। वो सबसे ज्यादा महंगे, 40-50% का इंटरेस्ट लगता है। ऐसा और कोई लोन आपको फॉर्मल तरीके से मिलेगा नहीं इतना महंगा। तो सबसे पहली जिम्मेदारी है कि आपको ना तुरंत जैसे ही पैसे आते हैं अपने क्रेडिट कार्ड्स के ड्यूज फुल पे करने हैं। मिनिमम अमाउंट नहीं, टोटल अमाउंट। इसके बाद आपके पास जो भी EMIs है, होम लोन हो, एजुकेशन लोन हो, कार लोन हो, कोई भी लोन है, उसकी EMIs आपको पे करनी है। तो सबसे पहले अपनी लाइबिलिटीज पे ऑफ। और एक और बात का ध्यान रखना है, हम ना कंफ्यूज होते हैं कि मेरा हाउस लोन चल रहा है, अभी मैं कार लोन लूं कि नहीं। तो आपको बेसिक एक डिसिप्लिन ये मेंटेन करना है कि अगर आपकी सैलरी 100 रुपए है, मुझे उम्मीद है कि उससे बहुत ज्यादा हो, भगवान करे आप बहुत आगे जाए, लेकिन अज्यूम कर रहे हैं कि 100 रुपए है, तो 30 रुपए से ज्यादा आपकी EMIs पे नहीं होनी चाहिए। यानी आपकी टोटल सैलरी का मंथली EMI पेमेंट आपकी सैलरी का 30% से ऊपर नहीं होना चाहिए। बैंक्स आपको कहेंगे 40% भी चलता है, हम तो 50% तक दे देते हैं, लेकिन वो दे देते हैं तो आप लेंगे नहीं ना। 30% से ऊपर लेना नहीं है। उसके बाद आपकी सैलरी आई, आपने अपनी लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दी, बाकी के पैसे का क्या करना है? तो एक बेसिक फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपको फॉलो करना है। 50-30-20, एक्चुअली नहीं, इसको थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। 50-20-30, यानी जो पैसा आपके पास है, आपके पास 100 रुपए हैं, उसमें से 50 रुपए आप अपनी नीड्स पे खर्च कर सकते हो। नीड्स में एसेंशियल लोन भी आ जाते हैं, हाउसिंग लोन भी आ जाता है, एसेंशियल है। तो आपके जो एसेंशियल लोन है और जो आपकी नीड्स हैं, ग्रोसरी, रेंट, इस तरह की चीजें, वो आपकी सैलरी के 50% में अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, हो जानी चाहिए। उसके बाद जो बाकी 50% बचा, उसमें से 20 रुपए आप निकाल दो 20% इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि आप मानो ना मानो ये पैसा फ्यूचर में आपके काम आएगा। और हम यही कटौती कर देते हैं, तो यहां कटौती नहीं करना है। 100 में से 20 रुपए इन्वेस्ट कर दो। उसके बाद जो बचा ना, और क्या होता है ना,
ये एक्सेल शीट में ही अच्छा लगता है, थ्योरी में ही अच्छा लगता है, प्रैक्टिकली हम ऐसे नंबर्स के साथ चल नहीं पाते। मोस्ट लोगों को पता है कहां प्रॉब्लम आती है? मोस्ट लोगों को प्रॉब्लम आता है कि 50% सैलरी में उनकी जरूरत की चीजें, नीड्स पूरी हो ही नहीं पाती, उनको उससे ज्यादा पार्ट खर्च करना होता है। तो कर लीजिए, 50 ना हो तो 60 कर लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि 50 के आसपास हो जाए। और ऐसा अगर आप 50% में अपनी नीड्स मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो लाइफस्टाइल लोन्स मत लीजिए, महंगी गाड़ी लेने वाला लोन, कुछ महंगी बाइक ले ली, इस तरह की, मोबाइल महंगा ले लिया ईएमआई में, ये लोन्स मत लीजिए। तो जब आपने 50% से अपनी नीड्स पूरी कर दी, 20% से अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पूरी कर दी, उसके बाद जो 30% बचता है ना, उससे आप जिंदगी जिए। जो आपको पसंद है ना, आप वो करिए। परिवार को बाहर लेके जाना है, घूमने जाना है, हॉलीडे पे जाना है, अच्छे कपड़े लेने हैं, उस 30% में मैनेज करिए। और कहीं अगर नीड्स में कमी पड़ रही है ना, तो इस 30% से थोड़ा पैसा वहां डाल दीजिए। सबसे जरूरी है नीड्स, उसके बाद है इन्वेस्टमेंट, उसके बाद है वांट्स। इसलिए वांट्स को लास्ट में रखिए, नीड्स को पहले, इन्वेस्टमेंट को सेकेंड। इस क्रोनोलॉजी में चलेंगे तो ये क्रोनोलॉजी बहुत सही रहेगी। अब एक सवाल आता है कि एग्जैक्टली नीड्स क्या है, एग्जाम्पल वांट क्या है, इन दोनों को हम डिफरेंशिएट कैसे करें? कई बार ओवरलैप हो जाता है हमारे दिमाग में। और इन्वेस्टमेंट क्या है, कई बार वो भी ओवरलैप हो जाता है। जैसे कभी कभी हमें लगता है कि इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इंश्योरेंस उससे भी एक कदम पहले है, उससे भी ज्यादा जरूरी है। लाइफ इंश्योरेंस आपकी इन्वेस्टमेंट से भी ऊपर है, वो आपकी एक एसेंशियल बेसिक नीड है। तो लाइफ इंश्योरेंस हो गया। अगर घर ईएमआई पे है तो ईएमआई हो गया, रेंट पे है तो रेंट हो गया, राशन, बेसिक खाना पीना घर का, पहनने के कपड़े, ये सारे एसेंशियल नीड्स हैं। बिजली बिल, इंटरनेट बिल, टेलीफोन बिल, एसेंशियल नीड्स में आएगा। वांट्स, ज्वेलरी वांट हो सकता है, कार अपग्रेड करना वांट हो सकता है, इस तरह की चीजें वांट्स पे आएंगी। आईफोन वांट हो सकता है। तो इस तरह से आप नीड और वांट को डिफरेंशिएट करिए और हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स प्रोटेक्टेड रहेंगी, आपकी वांट्स पे आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके परिवार को आप बहुत सारे हो सकने वाले फाइनेंशियल लॉसेस से प्रोटेक्ट करके चलोगे। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो घर के अर्निंग मेंबर हैं, अगर आप हो तो आपके लिए आप एक अच्छा सा लाइफ इंश्योरेंस प्लान ना प्लीज प्लीज जरूर ले लेना। अब मैंने तो आसानी से बोल दिया लाइफ इंश्योरेंस ले लेना, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस ऑप्टिमम होना चाहिए, जिससे मेरा बहुत ज्यादा एक्सपेंस भी ना हो और मेरी फैमिली को सही कवर भी मिल जाए। तो इसके लिए ना आप डिट्टो इंश्योरेंस का फ्री टर्म इंश्योरेंस कैलकुलेटर देख लेना। वहां पे ना आपको आपके लिए आपका सही कवर अमाउंट मिल जाएगा। इस कैलकुलेटर का लिंक ना आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनफैक्ट जब आप टर्म इंश्योरेंस ले रहे हो ना, तो सिर्फ राइट कवर अमाउंट जरूरी नहीं है, राइट कवर अमाउंट अप टू द राइट एज भी बहुत जरूरी है। उसके अलावा आपको देखना है कि मुझे क्लेम मिलेगा कि नहीं, तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत जरूरी हो जाता है। फिर आपको देखना है कि क्या मैं नेसेसरी राइडर्स ले रहा हूं, क्या मुझे क्रिटिकल इलनेस राइडर लेना चाहिए, मुझे कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो लमसम अमाउंट मिल जाए, मुझे इलाज कराने में आसानी हो जाएगी। तो कौन से राइडर्स लेने हैं, कौन सी कंपनी का प्लान लेना है, किस एज तक का लेना है, किस कवर अमाउंट का लेना है, बहुत सारे डिसीजंस होते हैं और ये डिसीजन बहुत जरूरी होते हैं। आई नो ये सब डिस्कस करने से ना थोड़ा ओवरवेलमिंग लगता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, और इसीलिए ना आप डिट्टो इंश्योरेंस से कंसल्टेशन ले सकते हो। यहां पे ना आपको सच में अनबायस्ड एडवाइस मिलती है, पोस्ट क्लेम असिस्टेंस भी मिलता है, और आपने अपना कोर्ट ले लिया तो रोज आपको स्पैम कॉल्स आए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। नो स्पैम कॉल्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में। लेकिन जब आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो तो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस ले लेना काफी नहीं है, यहां रुक मत जाना। सेकेंड स्टेप आता है हेल्थ इंश्योरेंस, परिवार में सबके लिए, क्योंकि बीमार कोई भी पड़ सकता है। स्टेप 3 इमरजेंसी फंड्स, इनकम भगवान ना करे कभी रुक गई तो, कभी कुछ हो गया, आप जॉब पे नहीं जा पाए तो, कभी कोविड जैसा भगवान ना करे कभी आए लेकिन आ गया तो, इसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है। 6 महीने का आपका घर खर्च आपकी सेविंग्स में, जिसमें ऑटो स्वीप हो, उस अकाउंट में होना चाहिए, ताकि आप अच्छी इनकम, एफडी वाले रिटर्न, साथ साथ लिक्विडिटी दोनों मेंटेन करके रख सको। फिर आप बूढ़े भी तो होगे ना कभी, तो उसके लिए आप पीएफ या एनपीएस की तरफ जा सकते हो रिटायरमेंट प्लानिंग करने के लिए। हम जितना सोचते हैं उससे जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, तो ये स्टेप 4 मत भूलना। फिर ये सब जब आपने कर लिया ना, तो आप रेडी हो गोल प्लानिंग करने के लिए, वेल्थ क्रिएशन करने के लिए, जिसके लिए आप शुरू कर सकते हो गोल्ड से। ये ट्राइड एंड टेस्टेड लगता है, रिस्क कम होता है, ग्लोबल कमोडिटी है गोल्ड, तो देश के उतार चढ़ाव से थोड़ा सा आइसोलेटेड रहता है। और इंडिया में गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। इसमें आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे 2.5% का ब्याज भी मिलता है, कोई मेकिंग चार्ज भी नहीं लगता है, तो
फिजिकल गोल्ड लेने से ज्यादा सेफ है और रिटर्न्स भी हायर है। स्टेप 6, गोल प्लानिंग। आपके बच्चों की शादी होगी, उनकी पढ़ाई के खर्चे होंगे, आपको घर लेना हो सकता है, 5 साल बाद कोई गाड़ी लेना हो सकता है, फैमिली को कोई हॉलिडे पे लेके जाना हो सकता है। तो अगर वो लॉन्ग टर्म गोल्स है, यानी 5 साल के आगे के गोल्स है ना, तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने का बहुत बहुत अच्छा ऑप्शन है। कई बार हम म्यूचुअल फंड्स में 1 साल इन्वेस्ट करते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। कई बार हम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, हमको लगता है कि पिछले साल तो बहुत अच्छा रिटर्न आया, इस साल भी आएगा, अगले साल मेरे को पैसों की जरूरत है। अगले साल मार्केट अच्छा नहीं करता, आपके पैसे फंस जाते हैं। तो वही गोल्स के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा डालना जो गोल 5 साल या उससे ज्यादा दूर है। 1 साल 2 साल के गोल्स के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा मत डालना, एफडी में रखना, ऑटो स्वीप में रखना। रिटर्न्स कम आएंगे लेकिन आप झटके से बचे रहोगे, आपको शॉक्स नहीं लगेंगे। तो ये ध्यान रखना, लालच प्लीज 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 मत करना ना। जब ये सब हो जाए उसके बाद आप चाहो, अगर आपको मजा आए या आपके पास सरप्लस मनी है जिससे आप वेल्थ क्रिएशन एट अ फास्टर रेट करना चाहते हो, तो आप देखना डायरेक्ट स्टॉक्स की तरफ या रियल एस्टेट की तरफ। ये ऑप्शनल है अगर आप बहुत पैशनेट हो और वो अमाउंट जिसपे आपके गोल्स, एसेंशियल गोल्स निर्भर नहीं करते हैं। ये ऑप्शनल गोल्स के लिए बहुत अच्छा है कि मुझे ना, मैंने सोचा था कि मैं सिंगापुर अपनी फैमिली को लेके जाऊंगा, सिंगापुर लाइक प्लानिंग में म्यूचुअल फंड से कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद भी थोड़े पैसे बच रहे हैं, तो उससे ना मैं स्टॉक्स खरीद लेता हूं। अगर बहुत अच्छे चल गए तो मैं स्विट्जरलैंड ले जाऊंगा। तो जो ऑप्शनल गोल्स है ना, या वेल्थ, जनरल वेल्थ क्रिएशन करनी, उसके लिए डायरेक्ट स्टॉक्स और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, ये दोनों अच्छे ऑप्शंस हैं। बट ध्यान रखना, ये जो हाई रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है ना, जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट, ये तब सही है जब आपके बेसिक्स सही हो, जब आपकी क्रोनोलॉजी सही हो। तो ध्यान रखना, इंश्योरेंस फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट सेकेंड, इसको उल्टा मत कर देना। डिट्टो इंश्योरेंस से कंसल्ट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। अपनी सैलरी को अच्छे से मैनेज करना। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।